मॉर्निंग, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नवभारत आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तालिबान के ये वो चेहरे हैं जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है। एक झटके में अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। यही वो चेहरे हैं जिसने वापसी का जबरदस्त ताना बाना बुना और अब अफगानिस्तान पर इनकी हुकूमत चलने लगी है। मौलवी हैबतुल्ला अखुंजदा तालिबान का अमीर अल मोमिनीन यानी कि सर्वोच्च कमांडर है। इसके बाद सत्ता में लगभग बराबर की हिस्सेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि सियासी मामलों का नायब सदर है, मुल्ला मोहम्मद याकूब जो कि तालिबान के संस्थापक का बेटा है, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क के मुखिया का बेटा है। इन तीनों में बांटी जाने वाली है। मंथन इस पर है कि किसको क्या मिलेगा। नई सरकार में तालिबान के राजनीतिक गुट ज्यादा ताकतवर होंगे या फिर जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले सिपह सालारों के गुट। देखिए, इस वक्त में तालिबान के सामने में चुनौतियां बहुत हैं। पहले तो सिक्योरिटी के बीच में कई ऐसे टेररिस्ट दल हैं जो अपना एक अलग ही दिशा ले सकते हैं, क्योंकि जो 26 अगस्त को हुआ जिसमें एक आत्मघाती दस्ते ने इस्लामिक स्टेट खोरासान के जो कार्रवाई किया, उसके बाद में ऐसा लगता है कि काफी टेररिस्ट ग्रुप ऐसे भी होंगे जो अपने ही अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं। तालिबान के सामने सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती सरकार में शामिल अलग अलग कमांडरों को एक साथ बांधे रखने की है, क्योंकि अब तक तालिबानी एकजुट थे अमेरिका को बाहर करने के इरादे से। लेकिन एक बार लक्ष्य पा लिया है तो इनकी आपसी गुटबाजी पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती होगी, और ये तभी होगा जब सत्ता की हिस्सेदारी में सभी संतुष्ट हों। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन से पहले ही काबुल में भारी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। यहां पर तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने ट्वीट कर तालिबानी लड़ाकों से फायरिंग नहीं करने के लिए कहा है। उधर तालिबान ने पंजशीर में भी कब्जे का दावा किया है, यानी कि अफगान का आखिरी प्रांत जो तालिबान से मुक्त था, अब उस पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। हालांकि अमरुल्लाह सालेह ने एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया है और इस दावे को खारिज कर दिया है। सालेह ने कहा है कि मैं पंजशीर घाटी से बोल रहा हूं, अपने बेस से। मैं अपने कमांडरों के साथ, अपने राजनीतिक नेताओं के साथ हूं। बेशक यह एक कठिन स्थिति है, उनके कई लोग हताहत हुए हैं, हमारी भी कई कैजुअलिटीज हुई हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने तालिबान पर पंजशीर तक मानवीय पहुंच नहीं होने का भी आरोप लगाया है और संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक नेताओं से संज्ञान लेने की अपील भी की है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों ही पक्षों से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की है। भारत मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है, तभी तो भारतीय सेना कजाकिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। 31 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच ये साझा एक्सरसाइज कजाकिस्तान के तराज मिलिट्री एरिया में हो रही है। इस एक्सरसाइज का नाम काजिंड 2021 है। इंडियन नेवी का C-17 ग्लोब मास्टर विमान सेना की टुकड़ी को लेकर वहां पहुंचा है और फिर सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सैनिकों को तराज छोड़ने के बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के हवाई मार्ग से भारत पहुंचा है। विमान ने अफगानिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले कुछ सालों में भारत ने मध्य एशियाई देश जो पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, उनसे काफी रक्षा सहयोग बढ़ाया है। इसी साल मार्च के महीने में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं ने उत्तराखंड में भी डस्ट लिफ्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेलने की आशंका को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने खरी खोटी सुनाई है। 7 सितंबर को ओवैसी अयोध्या से अपने यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर अंसारी ने यूपी की जनता को आगाह किया है और ओवैसी से मुसलमानों को सावधान रहने की अपील की है। इस 3 दिवसीय शोषित वंचित समाज को संबोधित करने के लिए जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब को आमंत्रित किया गया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोषित वंचित समाज का जो शुरुआत है वो डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के
रुदौली से की जा रही है। हमें चाहते हैं, मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अवैसी से लोग होशियार रहें, कि अवैसी उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें। चुनाव की आहट सुनते ही अब तो कुछ जिहादी तत्व भी अयोध्या की तरफ लौटने लगे हैं। कमाल की बात है, जो लोग अब तक बाबर का साथ देते थे, बाबरी का साथ देते थे और उसके लिए अपने जीने मरने की बात करते थे, वो भी अब अयोध्या की तरफ चलने लगे। वो अलग बात है। यानी कि ओवैसी पर अंसारी और वीएचपी ने सीधे शब्दों में हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट करने के आरोप लगाए हैं। अब ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना क्या कुछ खास कर पाती है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। टीएमसी सरकार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को तय सीमा में चुनाव कराने के आदेश दे। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए पूछा है कि अगर उपचुनाव हो सकते हैं तो फिर निगम चुनाव पिछले 2.5 सालों से क्यों लंबित हैं? ये सिर्फ ममता बनर्जी को सीएम बनाए रखने के लिए अड़े हुए हैं। आप जितना जल्दी हो सके डेट डिस्क्लोज कीजिए और इलेक्शन के चुनाव के बारे में आप मदद दीजिए। बात है ये, जब 8th फेज में इलेक्शन कर चुके हैं उस टाइम पर कोविड बहुत छड़ाया हुआ था। अभी जो कोविड का जो पोजीशन है तो एक फेज में क्यों 7 असेंबली को वोट नहीं हो सकते, यही मेरा प्रेयर है। तो निजेर पक्षे बोलते गिए संविधान आईन निर्वाचन कमिशन काउके मानবেন না আপনারা, खाली राजनीतिक और क्षमता दखलेर चेष्टा, এটা कहाँ तो गणतंत्र संभव। दरअसल नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद अब ममता बनर्जी को किसी भी सीट से 5 नवंबर से पहले तक उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना है, वरना उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है। सियासत क्या क्या नहीं करवाती है, ये देखना है तो इन तस्वीरों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का गुरुद्वारे में जूते साफ करते हुए और झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सामने आया है। दरअसल कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस की आपसी लड़ाई सुलझाते सुलझाते रावत ने एक दिन पीसीसी चीफ सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिखों के पंज प्यारों से कर दी थी, जिसके बाद उनके बयान पर खासा सियासी बवाल मचा था। हालांकि फिर हरीश रावत ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी और अब वे अपनी सियासी भूल का पश्चाताप करने गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, जहां वे सेवा देते नजर आए। यानी कि वो जानते हैं कि सिखों को नाराज करना चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उठने वाली आवाजें अब तेज हो गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के केंद्र सरकार को सुझाव देने के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक नया फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकार ने गायों के पालन पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश की जनता से चंदा मांगा है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगा दिया। गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है और इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से गाय के संबंध में कार्य करने की कार्य योजना भी बनेगी। राज्यों में कानून है, केंद्र में भी इसी प्रकार का यदि कठोर कानून बनता है तो वह भी स्वागत योग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय की 8 जजों की संविधान पीठ ने भी कहा है कि भारत में गायों के कत्लखाने बंद होने चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ये कर पाएगी, इसमें हमें संदेह, क्योंकि इनकी कथनी करने में अंतर है। अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मामले में तो बीजेपी और कांग्रेस के स्वर एक ही सुनाई पड़ते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि गाय के मुद्दे पर सियासत भी दोनों ही दलों को चमकानी है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हुए मासूम से रेप के मामले में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है।
6 साल की मासूम से हुए रेप केस में पुलिस ने 21 दिनों के भीतर 187 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। सियासी दबाव और कानून व्यवस्था के चलते पुलिस ने कैंट रेप केस जैसे ही इस मामले में भी तेजी दिखाई है और गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आखिर इस मामले में कैसे क्राइम ब्रांच की टीम नतीजे पर पहुंची और कब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। मयूर विहार इलाके के कल्याणपुरी कॉलोनी में 11 अगस्त को 6 साल की बच्ची से रेप हुआ। पुलिस ने रेप केस में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की। घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से केस में जांच करने के निर्देश दिए और 30 दिनों के अंदर ही चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को कहा। 14 अगस्त को कल्याणपुरी केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई और अब पुलिस ने 21 दिनों के अंदर कड़कड़डूमा की स्पेशल कोर्ट में 187 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए चार्जशीट तो दाखिल हो गई, लेकिन अब बस इंतजार है पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने का। तो टोक्यो पैरालंपिक में दिन की शानदार शुरुआत हुई है। मेंस बैडमिंटन में भारत का एक और मेडल तय हो गया है। प्रमोद भगत ने फाइनल में जगह बना ली है। बेहतरीन मुकाबला रहा, शानदार प्रदर्शन प्रमोद भगत का और फाइनल में पहुंचकर प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में प्रमोद ने जापान के फुजिहारा को 2-0 से मात दी है। सेमीफाइनल मुकाबला जो रहा उसका स्कोर 21-11, 21-16 से जीता है प्रमोद भगत ने। और आपको ये भी हम बता दें कि अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक या पैरालंपिक खेल में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा नहीं कर सका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतिहास रच दिया है प्रमोद भगत ने और गोल्ड के बेहद नजदीक हैं। फाइनल मुकाबला होगा, वो भी उसकी भी पूरी उम्मीद है कि बेहद शानदार प्रदर्शन करेंगे प्रमोद भगत और देश की झोली में एक और गोल्ड मेडल आ जाएगा। तो लगातार खुशखबरी आ रही है टोक्यो के ग्राउंड से। पैरालंपिक में भी बेहतर प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का और एक के बाद एक हम देख रहे हैं मेडल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रेन में अब सस्ती टिकट पर कर पाएंगे एसी का सफर। रेलवे ने सस्ते एसी टिकट के लिए एक नए AC3 इकोनॉमी क्लास को लॉन्च किया है। इसका किराया थर्ड एसी से 8% सस्ता होगा। पहली इकोनॉमी क्लास एसी ट्रेन 6 सितंबर से प्रयागराज से जयपुर के बीच चलेगी। इन कोचों में हर बर्थ में स्नैक्स टेबल से लेकर रीडिंग लाइट तक की सुविधा होगी। दिव्यांगों के लिए भी इस कोच में खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन की टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसका मकसद स्लीपर क्लास के मुसाफिरों को कम किराए में एसी क्लास में सफर की सुविधा मुहैया कराना है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने गरीब रथ को लॉन्च किया था। गरीब रथ के पुराने डिब्बों को रेलवे हटाने जा रही है। इनको नए इकोनॉमी 3 AC कोच से रिप्लेस करने का काम होगा। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक जरूरी संदेश जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। SBI ने ट्वीट किया, क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिलते हैं तो इन पर क्लिक करने से बचें। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। सतर्क रहें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। तो आपके पास भी फ्री गिफ्ट का लिंक आता है तो सावधान हो जाएं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। MSP पर धान खरीदी के लिए शिवराज सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 सितंबर से MP में धान की खरीदी होगी। इसके साथ ही ज्वार और बाजरे की भी खरीदी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर तक किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर धान की न्यूनतम कीमत 1940 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। इसके साथ ही इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए मंडी प्रशासन ने फसल खरीदी को लेकर खास तैयारियां की है, ताकि मंडियों में एक साथ भीड़ भी न जुटे। इसके लिए विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि सेहत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने निर्धारित समय पर ही फसलों को मंडी में लेकर आएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कृषि सहकारी बैंकों से भी अपील की गई है कि किसानों को पैसा भुगतान करने के लिए एक साथ न बुलाया जाए।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ योगी सरकार उनको रोजगार उपलब्ध कराकर उनके सपनों को पूरा करने का भी काम कर रही है। इसी के तहत सरकार मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, एमएसएमई, सहकारी, निगम और निजी उद्योग में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कौशल विकास की ओर से अकेले एमएसएमई में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग में 35,000 और 18 विभागों में 37,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2,500 रुपए प्रशिक्षण भत्ता भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अप्रशिक्षित युवाओं को कौशल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षित कर युवाओं के हुनर को पंख दिए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाने की सरकार की परिकल्पना साकार करने का काम विभाग की ओर से किया जा रहा है। इससे हुनरमंद युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1,500 रुपए मासिक, जबकि राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। LIC के IPO को लेकर काम की खबर आई है। LIC IPO को लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में आ गई है। सरकार ने IPO को लेकर लीगल एडवाइजर नियुक्त करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसकी बोली सौंपने की आखिरी तारीख 16 सितंबर तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPO से 80,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। LIC के IPO को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो वैल्यूएशन के बाद सरकार IPO पर आगे बढ़ेगी। सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया की टॉप 100 बीमा कंपनियों की फुल ब्रांड वैल्यू 6% गिरी। वहीं LIC की ब्रांड वैल्यू में 6.8% का इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। तालिबान के साथ लड़ रहे हैं पाक आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। पंजशीर में मिला पाकिस्तान आतंकियों का सबूत। पंजशीर में मारे गए आतंकी के ID कार्ड से इस बात की तस्दीक होती है। इससे पहले भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी। यहां तक एक UN रिपोर्ट में भी दावा था कि जो बम धमाके 9 सिलसिलावार हुए थे काबुल एयरपोर्ट पर, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। ISIS-K ने जिम्मेदारी जरूर ली थी, लेकिन ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके बिना इतने बड़े धमाकों को अंजाम देने में सक्षम ISIS-K नहीं था। अब फिर एक बार से देखिए पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। ID कार्ड्स कुछ पाक आतंकियों के हाथ लगे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एक्सपोज होने से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। तालिबान के साथ पाक आतंकी लड़ रहे हैं। पंजशीर में मिले हैं पाकिस्तानी आतंकियों के सबूत। वहीं देखिए बीती रात काबुल में तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की अफवाह फैली। जश्न में आतंकियों की भारी फायरिंग। जबीउल्लाह मुजाहिद ने फायरिंग बंद करने को कहा। वहीं अमरुल्लाह साले ने तालिबान के दावे को सिरे से खारिज किया है, क्योंकि तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर को भी हमने जीत लिया है, पंजशीर पर हमने कब्जा कर लिया है, पंजशीर अब तालिबान के कब्जे में है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला साले ने भी कहा कि ये जो दावा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। ऑडियो मैसेज में कहा है दरअसल कि तालिबान नहीं जीता है पंजशीर। और अमरुल्लाह साले से भी सवाल किया गया था कि जानकारी ये भी मिल रही है कि आप ताजिकिस्तान चले गए हैं पंजशीर छोड़कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी मिट्टी पर ही हूं। आज तालिबान सरकार की घोषणा भी कर सकता है। मुल्ला बरादर सरकार का नेतृत्व कर सकता है। तालिबान प्रवक्ता ने नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। कल ऐलान होगा, इस बाबत जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन पंजशीर में जो हालात बने हुए हैं, लगातार फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, उसके बाद ऐलान नहीं तालिबान की तरफ से किया गया। अब आज ये खबर सामने आ सकती है। मुल्ला बरादर सरकार का नेतृत्व कर सकता है। मोहम्मद याकूब जो तालिबान के संस्थापक का बेटा है, उसे भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं सिराजुद्दीन हक्कानी जो मुखिया है हक्कानी नेटवर्क का, उसे भी इस सरकार में एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। तालिबान के प्रवक्ता ने सरकार गठन की जानकारी दी है। वहीं एंटीलिया केस में पूर्व शिवसेना नेता का नाम पुलिस की चार्जशीट में सामने आया है। प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया। शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं प्रदीप। पुलिस ने कल दाखिल की है केस की चार्जशीट।
तो कई बड़े नामों का जिक्र है इस चार्जशीट में। एंटीलिया केस, बॉम्ब स्क्वाड मामला, पूर्व शिवसेना नेता का नाम इस चार्जशीट में सामने आया है। पुलिस की चार्जशीट में प्रदीप शर्मा का नाम है। शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है प्रदीप शर्मा। पुलिस ने दरअसल कल कई पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप शर्मा के नाम का भी जिक्र है। तो ऐसे में प्रदीप शर्मा भी अब सवालों के घेरे में है। एंटीलिया केस में पूर्व शिवसेना के नाम का चार्जशीट में जिक्र है और इसके अलावा और भी कई अहम बिंदु हैं जो बातें इस चार्जशीट में पुलिस द्वारा जो दाखिल की गई है। और जो एक बड़ा नाम सामने आ रहा है वो शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप शर्मा का है। और अब उन खबरों पर नजर डालते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वीडियो में दिख रहा है एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है। वो अपनी सेहत बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो बाहुबली बन गया है। अपनी ताकत की नुमाइश के लिए अचानक ही पास खड़ी भैंस को उठाने की कोशिश करने लगता है। मजेदार बात तो ये है कि काफी कोशिशों के बावजूद वो भैंस को हिला तक नहीं पाता। यही देखकर लोगों को हंसी आ रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। सोशल मीडिया पर हिम तेंदुए का हैरतअंगेज वीडियो वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई। बेमिसाल फुर्ती के लिए मशहूर हिम तेंदुए ने इस वीडियो में शिकार को पकड़ने के लिए पहाड़ से सीधा नीचे छलांग मारी है। कई बार गिरने और पलटने के बाद भी शिकार को तेंदुए ने अपने जबड़े से नहीं छोड़ा। वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि हिम तेंदुआ तेजी से शिकार की ओर दौड़ते हुए लपकता है, लेकिन तभी अचानक खाई आ जाती है और वो शिकार के साथ ही ऊंचे पहाड़ से गिरता है और कई जगह टकराता है। स्नो लेपर्ड जिस तरह से पहाड़ से गिरता है उसे देखकर एक पल तो ऐसा लग रहा है कि शिकार के साथ साथ हिम तेंदुए की जान भी गई, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो शिकार नहीं छोड़ता है और वीडियो के अंत में वो सही सलामत खड़ा दिखाई देता है। सेल्फी का क्रेज लोगों में दिनों दिन बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में लोग सेल्फी के दीवाने हैं। बड़े से लेकर बूढ़े हर किसी में सेल्फी लेने का क्रेज है। लेकिन कभी कभी सेल्फी का शौक काफी भारी पड़ जाता है। इस लड़की को बकरी के साथ सेल्फी लेना काफी महंगा पड़ गया। वीडियो में लड़की कुछ बोल रही है और फिर सेल्फी लेने की कोशिश कर रही है। शायद लड़की के साथ बकरी को सेल्फी खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़की की यह हरकत बकरी को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने लड़की को जोरदार टक्कर मार दी और लड़की धड़ाम से गिर गई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर भर भर कर कमेंट्स कर रहे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। लौट में जल्द आप रहिए हमारे साथ।